प्रेमचंद भारत के साहित्य सम्राट माने जाते हैं, जिनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और साहित्यिक नाम था प्रेमचंद। प्रेमचंद एक सफल साहित्यकार, सच्चे देशभक्त, कुशल वक्ता और संवेदनशील संपादक होने के साथ साथ एक सफल रचनाकार थे। उनकी सादगी को हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, और उसे प्रस्तुत किया है यानी लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो आइए पढ़ते हैं पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्यात्मक रचना है। लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य कर ये व्यंग्य किया है कि जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों को ठोकरें मारता है, समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। और लेखक ने एक रचनाकार की पैनी सामाजिक दृष्टि की विवेचना करने के साथ आज की जो दिखावटी संस्कृति है और अवसरवादिता है उस पर व्यंग्य किया है। तो जो प्रेमचंद्र हैं वो उनको कलम का सिपाही, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट और जनता का लेखक कहा जाता है। प्रेमचंद एक संघर्षशील लेखक हैं। संपूर्ण जीवन संघर्ष करते रहे, मार्ग में आने वाली रुकावटों को ठोकरें मारे और परिस्थितियों से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। बहुत ही सहज थे, अंदर बाहर जो है एक समान रहने वाले थे, है ना। और मर्यादित जीवन उन्होंने हमेशा जिया है और अपने लेखन की गरिमा है उसको बनाए रखा है। उनका जीवन बहुत कष्टों से भरा रहा है, जीवन भर आर्थिक संकट बना रहा और सादा जीवन और जो फटे जूते हैं उनमें भी वो खुश रहते थे। तो यहाँ पर हम पाठ की शुरुआत करते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवाते हुए जो है वो लेखक बैठे हैं और सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। यानी कि ये एक चित्र है उनका, यानी कि जो लेखक हैं वो उनकी फोटो देख रहे हैं और उस फोटो को देखकर जो है वो बता रहे हैं कि उनके गालों की जो हड्डियां उभर आई, यानी कि बहुत कमज़ोर हो गया है उनका मुंह, और जो घनी मूछें हैं उनके कारण उनका जो चेहरा है वो भरा हुआ दिखलाई पड़ता है। और पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पटरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। यानी पैरों में जो कैनवस के जूते हैं उन्हें बेतरतीब बांधे रहना, यानी कि जो लेसेस हैं जूते के वो ठीक तरह से नहीं बंधे हैं, और लेसेस में जो आगे जो आजकल प्लास्टिक है या लोहे की जो है वो पतरी लगी रहती है, जिससे जो कारण वो छेदों में जो है आसानी से घुस जाता है, लेकिन उनकी जो है वो पतरी जो है वो निकल गई है, इसलिए छेदों में आसानी से भी नहीं डाल पा रहे हैं, और जैसे भी वो बंधे हैं वैसे ही वो डालकर उसे तैयार हो जाते हैं। अब दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। अब यहाँ पर दाहिने पाँव का जूता ठीक है, यानी जो राइट साइड का पाँव है उसका जूता तो ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का जूता है उसमें एक बहुत बड़ा सा छेद है, उसमें से उंगली दिखाई दे रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती। इसमें पोशाक बदलने का गुण ही नहीं है। वह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब यह लेखक सोच रहा है कि फोटो खिंचाने के लिए जो है उन्होंने इस तरह की जब पोशाक पहनी है तो आप सोच सकते हैं कि फ़ोटो खिंचाते हैं, जब व्यक्ति फ़ोटो खिंचाता है तो अच्छे से अच्छी पोशाक पहन कर जाता है, क्योंकि जो छायाचित्र है वो हमेशा हमारे पास रहने वाला है।
लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जो है फोटो खिंचाने गए हैं, तब भी उनके जूता जो है वो फटा हुआ है, लेसेस जो है वो ठीक से नहीं बंधे हैं, पोशाक भी अच्छी नहीं पहनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। इसका मतलब है कि उनकी जो है वो अंदर और बाहर से वो एक समान है ना। वो अलग अलग पोशाकें नहीं बनाई है उन्होंने, जैसा वो दिखते हैं वैसा ही वो बाहर से है, वैसे ही वो अंदर से है, यानी कि वैसा ही उनका मन है जैसा उनका बाहर से दिख रहे हैं, यानी कि वो दिखावा पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है? अब मैं फोटो में उनके चेहरों की तरफ देखता हूँ, यानी लेखक जो है वो हरिशंकर परसाई जो है फोटो में उनके चेहरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरे साहित्यिक पुरखे, यानी कि जो हरिशंकर है वो उनके बाद जो है वो लेखक हुए हैं और इसीलिए वो उनके पूर्वज हैं। और कहते हैं कि आपको मालूम भी है कि आपका जूता जो फट गया है और अंगुली जो है वो बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? यानी कि तुम्हें जो है फोटो खिंचाते हुए अगर अब तुम्हारा जूता फटा हुआ है तो क्या तुम्हें कोई लज्जा, संकोच या झेप नहीं हो रही है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते तो वो जो अंगुली तुम्हारे बाहर दिख रही है उसे तुम ढक सकते थे। अपनी धोती को जो है थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो वो जूता जो है वो ढक जाता है ना। लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, यानी कि तुम्हें जरा भी जो है वो संकोच नहीं है कि आपका जूता जो है वो फटा हुआ है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब फोटोग्राफर ने कहा होगा कि यस रेडी प्लीज, तो तुम्हारे चेहरे पर जो है वो बनावटी मुस्कान आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है हमेशा जो है वो दर्द से भरा रहता है, क्योंकि तुमने जो है गरीबी को, तुमने शोषित वर्ग को जो है वो बहुत करीब से देखा है। इसलिए तुम जब तक मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे होंगे तब तक जो है वो फोटोग्राफर ने क्लिक कह दिया होगा और थैंक यू कर दिया होगा। तो विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग्य है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो अधूरी सी मुस्कान है जिसे तुम लाने की कोशिश कर रहे थे, ये मुस्कान जो है वो नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग्य है, कि तुम मजाक उड़ा रहे हो किसी का, है ना। तुम उपहास कर रहे हो, व्यंग्य कर रहे हो। तो ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। यानी कि खुद जो है फटे जूते पहने हैं लेकिन उन्हें जरा भी परवाह नहीं है कि मेरे इन फटे जूतों को देखकर जो है वो कोई हंस रहा होगा, बल्कि वो दूसरों पर हंस रहे हैं। यानी कि उनके उस बनावटीपन को देखकर उनके मन में कहीं ना कहीं जो है वो हंसी आ रही है। फोटो भी खिंचवाना है तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम जो है वो बैठ गए हो, ये कहकर बैठ गए हो। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक लेता है। यानी यहाँ पर जो लेखक है वो व्यंग्य कर रहे हैं। आज के जो लेखक हैं उनके ऊपर भी व्यंग्य है कि आज जो लेखक हैं वो दिखावटी और बनावटीपन के लिए जो है वो कुछ भी करने को तैयार है, और एक तुम हो जो जैसे हो वैसे ही तुम जो है वो दिख रहे हो और जरा भी जो है तुम में दिखावटीपन नहीं है ना। और इसके बाद तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे कोट से वह दिखाई करते हैं
ये कहते हैं कि तुम फ़ोटो के महत्व को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि फ़ोटो जो है वो तुम्हारी हमेशा जो है वो रहने वाली है, और कोई तुम्हारी फ़ोटो को भी देखेगा तो उसके लिए तुम जूते मांग सकते थे किसी से। देखो लोग तो जो है वो दूसरों के कोट मांग कर जो है वो वर दिखाई कर देते हैं, यानी कि अपने आप को जो है वधु पक्ष के सामने पेश कर देते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकाल लेते हैं, यानी कि मोटर मांग कर जो है बारात ले जाते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। देखिए कैसे कैसे उदाहरण पेश किए गए हैं कि दूसरों की बीवी, अगर आपकी बीवी सुंदर नहीं है तो दूसरों की बीवी मांगकर आप फोटो खिंचवा लेते हैं। तो तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, और तुम जूते भी नहीं मांग सके। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। यानी कि यहाँ पर जो है वो कहा है कि लेखक जो है स्वयं को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो अपने आप को वैसे स्वीकार नहीं करते, और दुनिया के सामने अपने आप को बहुत सुंदर और भला दिखने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी जो है वो 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। अब एक जूते पर 50 टोपियां नौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो ये पूरा जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें बहुत ही जैसी लाइन आई है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जूते की कीमत है वो हमेशा ज़्यादा रही है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति जो है हमेशा श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे सामान्य लोगों के मान सम्मान को पैरों से कुचल देते हैं। जो ठोकर मारना जानते हैं न टोपी वाले उनके सामने झुकते हैं। तो अब तो इस जूते की ताकत जो है और भी बढ़ती जा रही है। पहले लोग अपनी इज्जत को महत्व देते थे, पर अब इज्जत की परवाह न करके शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस पंक्ति का जो है ये अर्थ बहुत ही गहन हो जाता है। और ये कहते हैं कि तुम तो जो एक महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, यानी कि तुमने तो जो है युग को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखने वाले हो, और फिर भी तुम्हारा जो जूता है वो फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फटा है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पहनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सी ऐसी लाइन्स आई हैं, बहुत सी ऐसी पंक्तियां आई हैं जिनका बहुत ही गूढ़ अर्थ है। यानी यहाँ पर जो अगर हम ये कहें कि जो ऊपर से जो आवरण है वो तो ठीक है, लेकिन जो भीतरी हालात हैं वो खराब हैं। यानी ऊपर से तो खुश हैं लेकिन भीतर से दुखी हैं। इस पूरे अगर हम इस गद्यांश का जो है अगर हम सार कहें तो ये दिखता है कि दिखावटीपन पर जो है वो व्यंग्य किया गया है। कि वो लेखक कह रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने जो है उसे ढक लिया है ना, नीचे से जो फट गया है उसे मैंने ढका हुआ है। और जो तुम्हारा जो जूता है वो उसमें उंगली दिख रही है लेकिन वो नीचे से सुरक्षित है ना, क्योंकि हमने पर्दे का जो महत्व है वो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि आजकल जो है वो सभी लेखक प्रदर्शन प्रिय और बनावटी जीवन जीते हैं, लेकिन प्रेमचंद जो है वो सीधे और सच्चे थे। उन्होंने बनावटी पर्दे में जो है कभी उन्होंने अपने आप को छिपाया नहीं। वे अंदर और बाहर से एक से थे। और लेखक ने जो है अपनी तथा अपने युग की जो मनोभावना वाले जो लेखक हैं उन पर व्यंग्य किया है कि तो हम पर्दा रखने को जो है बड़ा गुण मानते हैं, है ना। और उनका जो है ये
अपनी कमियों को छिपा देते हैं, ऐसा पर्दा जो है हम कर लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो राजनीति जानते हैं। और प्रेमचंद जो है सारी उम्र इस चीज़ को जो है वो सीख नहीं पाए, है ना। तो जो सामान्य लोग हैं, है ना, अब ये छिपाव की जो प्रवृत्ति है वो अब बढ़ती जा रही है, लेकिन लेखक छिपाव की प्रवृत्ति को नहीं जानते थे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारा फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, है ना। वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो जूता जो है तुम बड़े ठाठ से पहने हो, लेकिन मैं जो है ज़िंदगी भर ऐसी फ़ोटो ना खिंचाऊँ अगर मेरी जूता फटा हुआ हो। क्योंकि यहाँ पर लेखक की तरह जो है वो अभाव और कमी को छिपाने का प्रयास नहीं की लेखक जो है वो नहीं किया गया है। क्योंकि लेखक ये कहता है कि मैं जो आज के युग का लेखक हूँ, तो मैं अपनी इस अभाव और कमी को हमेशा छुपाने का प्रयास करूँगा। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? यानी मुझे कमज़ोर कर देती है तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान। कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू की खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मिल गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। तो ये सारे जो हमने हरी जो है वो, और हल्कू है, सुजान है, माधो है, ये सारे जो चरित्र हैं, ये प्रेमचंद की जो कहानियाँ लिखी गई हैं उनके मुख्य पात्र हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। जनता के लेखक यानी कि जो हमेशा से जो प्रेमचंद है वो गरीबों के, वो शोषक वर्ग को जो है वो के कहानी हमेशा अपनी कहानी में लिखते रहे हैं। तो ये जनता के लेखक रहे हैं। तो क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तगादे यानी कि जो उनसे उधार लिया, यानी कि इनका जो जीवन है प्रेमचंद्र का, वो हमेशा अभाव में रहा है, कष्टों से भरा रहा है, आर्थिक संकट उन पर हमेशा रहा है। तो लेखक जो है उन्हें पूछ रहे हैं कि जूता जो है तुम्हारा, यानी कि जो बनिया ने जो है, जैसे उधार से बचने के लिए तुम जो है उसकी दुकान से आगे ना आकर उसका दूसरी तरफ से आए हो, तो अपने घर पहुँचे हो, तो उसमें जो है तुम्हें बहुत बड़ा चक्कर लगाना पड़ा क्या, इसलिए तुम्हारा जूता जो है वो घिस गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ था। उसने कहा था, अवध जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अब यहाँ पर कुम्मनदास का जो जिक्र हुआ है, ये एक दरबारी कवि थे और कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त थे और अकबर के दरबार में थे। तो जो दरबारी कवि होते थे, उसे राजा की जब भी जो है वो आज्ञा होती थी तो उनके पास उन्हें जाना पड़ता था। तो कुम्मनदास जो हैं वो ये कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी आने जाने में जो उनका जूता है वो घिस गया था और उन्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ था, क्योंकि उनका समय जो है ऐसे ही दूसरों को खुश करने में चला गया और इस तरह इस चक्कर में जो है वो उनका हरि का नाम जो है वो भूल गए थे। तो वो कह रहे हैं कि चक्कर लगाने से जूता जो है फटता नहीं है, घिस जाता है। तो यहाँ पर जो है वो ये बताया गया है कि जो जूता है वो तुम्हारा फटा है, यानी कि तुमने ज़रूर जो है वो किसी ऐसी चीज़ को ठोकर मारी है जो जूता फट गया है, जो रूढ़ियाँ हैं उन्हें ठोकर मारी है, इसलिए तुम्हारा जूता फटा है ना। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, कि उन्हें दूर से ही सलाम कर लेना चाहिए, जिन्हें देखने से जो है वो दुख उत्पन्न होता है ना। जो समय खराब कर देते हैं उन्हें दूर से ही सलाम कर देना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं।
यानी इसका मतलब क्या है कि जो समाज द्वारा बनाई गई परिपाटी का विरोध करे बिना उस पर चलते रहते हैं, उनका जूता खिसता है, और जो समाज द्वारा बनाई परिपाटी यानी रूढ़ियों को तोड़ता है, उसका जूता फटता है ना। तो समाज की बुराइयों को ठोकरे मारना है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? इसीलिए फट गया क्योंकि तुमने हमेशा समाज की बुराइयों को ठोकर मारी है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब देखिए यहाँ पर जो टीला है उसका अर्थ है कि जो उस समय की जो बुराइयाँ थी, है ना, तो उसे जो है वो हमेशा वो ठोकर मारते रहे, यानी कि जो परत दर परत सदियों से जम गई थी ये बुराइयाँ, उन्हें तुम दूर करते रहे। तो ऐसा ही कुछ इसमें कहा गया है। प्रेमचंद